डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका द जोशी टॉक्स पर। धन्यवाद। ऐसा बोलते हैं कि नॉन वेज वेज से ज्यादा प्रोटीनफुल है। ऐसे कुछ नहीं है, देखो हम कितना कंज्यूम कर पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आयुर्वेद में ऐसी कोई मेडिसिन या फिर कोई योगासन है जिससे अपना वेट जल्दी कम हो सकता है? योगासन तो बहुत सारे योगासन है, लेकिन उसके ऊपर डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं वो तो गलत है, लेकिन जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, वो जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको एक गलत नजरिए से देखते हैं। लेकिन वो लोग खुद एक लीगल ड्रग कंज्यूम करते हैं, शुगर। तो आजकल हर एक को शुगर है, तो शुगर आती कैसे है? ये जंक फूड से ज़्यादातर आजकल शुगर आ रही है। जैसे लोग आजकल पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुए, सॉफ्ट ड्रिंक हुए। ये लोग आजकल हेल्थ से ज्यादा वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं। ना प्रॉपर उनकी जो स्लीप साइकिल है, ना प्रॉपर स्लीप साइकिल हो रही है, ना प्रॉपर जो फूड कंज्यूम करना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, समय से पहले बीपी आ जाना, समय से पहले शुगर आ जाना, मोटापा आ जाना, ओबेसिटी आजकल जो कॉमन देखने को मिल रहा है वो देखने को आएगा। आजकल मदर के पेट में बच्चे या तो अबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं, मदर के पेट में बच्चे गिर जा रहे हैं। यूट्रस की कमजोरी है, वो ब्रेन की कमजोरी है, अंदर से फिजिकली कमजोरी रहने की वजह से हो रहा है। अगर हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी लो है तो बूस्ट करने क्या कर सकते होम रेमेडी अगर पूछ रहे हैं आप मेरे से, तो दूध घी काफी है। हैं? बेस्ट कोई एज जिसमें बेबी को बॉर्न करना चाहिए? जय जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द जोशी टॉक्स में। आज मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट बच्चे और बड़े दोनों मिलकर देखें, क्योंकि आजकल सबको हेल्थ डिसीज़ और हेल्थ इश्यूज तो है, लेकिन उनको मालूम होता नहीं है। अगर मालूम हुआ तो उनको क्योर करने पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद ओझा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका द जोशी टॉक्स पर। धन्यवाद। मैं पहले ही बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग आजकल हेल्थ से ज़्यादा वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं। ना प्रॉपर उनकी जो स्लीप साइकिल है, ना प्रॉपर स्लीप साइकिल हो रही है, ना प्रॉपर जो फूड कंज्यूम करना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो इस लाइफस्टाइल से तो उनको क्या साइड इफेक्ट दिखने मिलेंगे? देखिए, समय से पहले बीपी आ जाना, समय से पहले शुगर आ जाना, मोटापा आ जाना, ओबेसिटी आजकल जो कॉमन देखने को मिल रहा है वो देखने को आएगा। और दिनचर्या नहीं समझेंगे, अगर आने वाली जनरेशन अगर दिनचर्या नहीं समझेगी तो आने वाले टाइम में प्रेगनेंसी भी सताएगी लोगों को। जी। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो सबसे पहले आज हिंदुस्तान को सबसे पहले दिनचर्या समझना है कि सोना कब है, उठना कब है, आज वही नहीं मालूम। सभी 10 में से 10 लोगों को देखा जाता है तो सब रात में फ़ोन पे बैठे रहते हैं। कोई व्हाट्सअप देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, तो समय उसी में खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी बीमारी से लड़ना है या अपने को अपनी बीमारियों से बचना है, लड़ना तो खैर सेकंड बात है, बीमारियों से बचना है तो रूटीन समझना है। 12 से 6 सोने का आदत रखना है, 8 बजे के पहले मोशन जाने का हैबिट रखना है। ये कुछ चीज़ें समझते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं, हम बीमारियों से बच भी सकते हैं। जो बीपी होती है अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को अपने को देखने मिलती है, और उनकी दिन में 2 बार 3 बार तो गोलियां चलती है। और जब बीपी होती है तो उनको एक बाद में मालूम चलता है कि उनको बीपी हुई। अगर अपने को पहले अपन मालूम पड़े तो अपन कैसे प्रिकॉशंस लेके अपने को बीपी की गोलियां स्टार्ट ना करना पड़े। रूटीन अपना ठीक करना है, जो अभी मैं दिनचर्या के बारे में बोल रहा था। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फादर मदर को बीपी शुगर है तो अपने को आएगा। हाँ, एक 5% चांस रहता है आने का। हेरिडिटी की वजह हाँ, से। हेरिडिटी की वजह से 5% है। 95% अगर पेशेंट कोशिश करा, अगर कोई भी आदमी, अगर यंग जनरेशन कोशिश करती है तो फादर मदर को शुगर बीपी रहने के बावजूद भी नहीं आती है। जैसे कि अगर फादर या मदर अगर उनको थायराइड है तो उनको बच्चे पैदा नहीं होते। और ऐसे भी बोलते हैं कि जो वुमेन के एग्स है वो तो फर्टाइल होते हैं, लेकिन जो मेन का स्पर्म है वो फर्टाइल नहीं होता एक सर्टेन एज के बाद। तो बच्चे पैदा करने की सही उम्र क्या है? और आजकल बच्चे पैदा होते नहीं हैं, वो लोग मेडिसिन खाते हैं, ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। उसमें तो कैसे है ना, आपके आज का रूटीन में मेंटली, जेंट्स के पास भी मेंटली स्ट्रेस बहुत हो गया, लेडीज के पास भी मेंटली स्ट्रेस बहुत हो गया। उसका सीधा सीधा इफेक्ट प्रेगनेंसी पे पड़ रहा है। कैसे? स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई, रात की नींद, अभी मैं जो बोल ही रहा था, फाइनेंशियली इश्यूज, हर घर में किसी न किसी के फाइनेंशियल इशू है, फैमिली इशू है। फिर कई लोग फोन लेके बैठ के रात की नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे सीधा सीधा सेक्सुअल लाइफ पे असर पड़ता है। उसीलिए प्रेगनेंसी भी आने में दिक्कत हो रही तो है। फिर कैसे? खाली अकेला थायराइड अकेला नहीं है प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब करने के लिए, बहुत सारे दूसरे हार्मोन भी तो हैं। फिर इससे बचने के लिए अपन क्या किया जाए? रूटीन डिस्टर्ब है तो रूटीन में सुधार लाना है फर्स्ट। हाँ। और अब जैसे अब इसमें बहुत एस्पेक्ट पे सोचना पड़ता है। प्रेगनेंसी, अगर आप मुस्लिम के हिसाब से सोचोगे
तो उनके पास तो नॉन वेज है। आप हिंदू कल्चर के हिसाब से सोचोगे तो उनके पास वेज है, लेकिन दोनों में अपनी अपनी प्रेगनेंसी लाने का तरीका है। हम आयुर्वेद के हिसाब से हिंदुइज्म के हिसाब से सोचेंगे, जो वेजिटेरियन के हिसाब से सोचेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब दूध में घी पीना चाहिए। आज घी का नाम ले तो कोलेस्ट्रॉल का नाम बोला जाता है, वेट पुट ऑन हो जाएगा बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से दूध में घी पीना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन है तो वो लोग नॉन वेज आइटम खाकर भी अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि नॉन वेज वेज से ज़्यादा प्रोटीनफुल है, वेज से ज़्यादा कि अपनी बॉडी को इफेक्ट दिखाता है। ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, देखो हम कितना कंज्यूम कर पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वेजिटेरियन में कैसा प्रोटीन नहीं है बोलकर ऐसे कहीं नहीं बोल सकते अपन। वेजिटेरियन में भी अपने आप को जितना बॉडी को चाहिए उतना प्रोटीन है, नॉनवेज में भी अपने अपने हिसाब से उतना प्रोटीन है। हम अपने दायरे के बाहर भी सोचना पड़ता है। अब पूरा गल्फ कंट्री नॉनवेज पे है तो प्रोटीन तो उनके पास भी है। इंडियन कल्चर वेज पे है तो अपने पास भी प्रोटीन है। वेस्टर्न कल्चर पे तो ब्रेड आइटम ही है, पिज्ज़ा बर्गर ही है, उनके पास भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन कितना ले रहे ये मायने नहीं रखता, हम कितना डाइजेस्ट कर पाते ये मायने रखता। तो डाइजेशन को बेटर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? वॉकिंग, वॉकिंग के अलावा सिंपल फिजिकल एक्शन कुछ ना कुछ चाहिए अपने को। फिजिकल एक्टिविटी आपको कुछ ना कुछ का 10 मिनट तो भी अपने आप के लिए निकाल के करना है। क्या आयुर्वेद और होम रेमेडी में वार्म वाटर सुबह शाम पीने का आदत रखे तो मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। विदाउट मेडिसिन के रास्ते ये है। मेटाबॉलिज्म से अपन अपना वेट लॉस कैसे कर सकते, कम कैसे कर सकते हैं? इनटेक पे सॉलिड आइटम कम करके लिक्विड डाइट बढ़ाना है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, थोड़ी लिक्विड इंटेक बढ़ाना है, सॉलिड इंटेक कम करना है। तो धीरे धीरे वेट लॉस एवरी वीकली अगर तो इस पैटर्न से चलते हैं तो वेट लॉस भी होता है। क्या आयुर्वेद में ऐसी कोई मेडिसिन या फिर कोई योगासन है जिससे अपना वेट जल्दी कम हो सकता है? योगासन तो बहुत सारे योगासन है, लेकिन उसके ऊपर डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता है ना। खाली योगा करेंगे और डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ से वेट लॉस होने वाला है? नहीं होने वाला है वेट लॉस। डाइट को भी ध्यान में रखना है, योगा को भी ध्यान में रखना है। और फास्ट एक्टिंग में आपको वॉकिंग से इजीली वेट लॉस हो जाता है। योगा के लिए आपको आधा घंटा निकालना पड़ता है। आज के ज़माने में टाइम कहाँ है किसी के पास? वे आराम से योगा करने के लिए आधा घंटा है किसी के पास? है नहीं। बहुत लोग नहीं निकाल पाते टाइम। तो एटलीस्ट वॉक भी कर लिए तो हम वेट लॉस कर सकते हैं। वार्म वाटर सुबह शाम पी लिए तो वेट लॉस कर सकते हैं। डाइट को थोड़ी कंट्रोल भी ला लिए तो वेट लॉस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं वो तो गलत है, लेकिन जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, वो जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको एक गलत नज़रिए से देखते हैं। लेकिन वो लोग खुद एक लीगल ड्रग कंज्यूम करते हैं, शुगर। तो आजकल हर एक को शुगर है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो ओल्ड मेंबर्स हो, चाहे वो यंगस्टर्स हो। तो शुगर आती कैसे है? और शुगर आती है तो अपने को पता चलता है कि फाइनल स्टेज पे शुगर है। तो अपने को शुगर के सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं? और जब शुगर होती है तो अपन उसका प्रिकॉशन कैसे लें? देखो, सबसे पहले तो शुगर आती है घर के खाने से ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ तो ये जंक फूड से ज़्यादातर आजकल शुगर आ रही है। जैसे लोग आजकल पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुए, सॉफ्ट ड्रिंक हुए, अल्कोहल से ज़्यादा खराब ये चीज़ें हैं। लेकिन लोग अल्कोहल को खराब बोला जाता है, तो कंपेयर टू अगर अल्कोहल अगर देखा जाए तो शुगर ये चीज़ें खराब है। तो इनसे ज़्यादा आजकल शुगर आ रही है। आज यंग जनरेशन सभी पार्टीज हो, कोई शादी हो, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक, कोई रेड बुल पी रहा है, कोई थम्स अप पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। लेकिन वो ब्लेम किसको मिलता है? सिर्फ अल्कोहल को मिलता है। वो अल्कोहल की वजह से सब होता है। नॉन अल्कोहलिक लिवर के पेशेंट, शुगर के पेशेंट ज़्यादा है। तो अपने को शुगर के बारे में पहले समझना है। तो रूटीन में समझते हुए शुगर को कंट्रोल रखा जा सकता है। रूटीन आप नहीं समझते जब तक शुगर को कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। अब मान लो आपको शुगर आ गई तो फिर आपको डाइट पे ध्यान देना है, अगर गोलियों से बचना है। नहीं तो डॉक्टर के पास तो गोलियां ही मिलने वाली। आप आयुर्वेद वाले के पास जाओ, उन अपनी गोली लिख देगा। आप एलोपैथी वाले के पास जाओ, उन अपनी गोली। होम्योपैथी वाला अपनी गोली लिख देगा। तो गोली से अगर बचना है, रूटीन ठीक करना है, जंक फूड जितने भी है बंद करना है। और अपने घर पे जैसे फॉर एग्जांपल अपने घर पे कोई मेहमान आता है, हम क्या करते हैं आजकल? थम्स अप ला के पिला देते हैं, कोक, कोल्ड ड्रिंक रेड बुल ला कर पिला देते हैं। ये अगर छोड़कर अगर घर पे मेहमान आए तो हम बटर मिल्क ला कर पिलाएं, बटर मिल्क बना के पिलाएं सॉरी, और नींबू पानी ला कर बना कर पिलाएं। ये आज हम वो नहीं कर हम ये चीज़ों में लेकिन चले नींबू गए। पानी में भी शुगर का कंटेंट्स है। खाली अकेला शुगर नहीं ला सकता है। जंक फूड और फर्मेंटेड फूड, ओल्ड फूड शुगर लाते हैं। जैसे मान लो आपका रेडबुल बना हुआ है, कब बना हुआ है किसको पता है? नहीं पता। कब पैक्ड करके रखा है किसको पता है? थम्स अप हुआ कब आपके सामने पैक हुआ है? वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। लोग आज बाहर जाकर ब्रेड खरीद के लाते हैं, तो ब्रेड कब की बनी हुई है? बहुत पुरानी। फिर लाके खा रहे हैं ना लोग। और घर की सुबह की रोटी हम शाम में नहीं खाते। नहीं खाते। मदर को बोल देते कि भाई मेरे को तुम सुबह की रोटी खिला दिए। और बाहर जाके हम ब्रेड खरीद के लाके खा के जैम लगा के या बटर लगा के खा रहे, नहीं खा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही फर्मेंटेड फूड या नहीं तो पुराने फूड जो डिस्टर्ब हुए सो फूड है, वो अगर खाते हैं तो आदमी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। स्ट्रेसफुल लाइफ और ऐसी डाइट डिस्टर्ब। तो रूटीन में अगर चेंजेस लाना है,
ये जंक फूड सब बंद करना है घरों में। हर घर में सुधार चाहिए, अकेला एक जना सुधार करने से तो कुछ होने वाला नहीं। हर एक घर में सुधार, ऐसे अगर डाइट में डिस्टर्बेंस सुधार होता है तो बहुत सारे बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो ओनली शुगर ही अपने को शुगर नहीं लाती है। जंक हाँ फूड और ये है, अगर अपन थोड़ा पहले इतिहास में जाते हैं, अगर आजादी के पहले जाते हैं तो शुगर फैक्ट्रीज अंग्रेज अंग्रेज लोग लगा कर गए। जी चाय, कॉफी, शुगर, ये तीनों अंग्रेज लोग अपने को आदत डाल कर गए। पहले ये तीनों भी आजादी के पहले थे भी नहीं। पहले लोग दूध पिया करते थे सुबह नाश्ते में। क्या बाद में ये शुगर की फैक्ट्री लगाकर शुगर की आदत डाले, चाय की आदत डाले, कॉफी की आदत डाले, फिर बाद में कोलगेट और कोल्ड ड्रिंक आ गए। ऐसे करके उन लोग का बिजनेस सेटअप किया हुआ है। आज कोई भी एक एक्टर आता है, उस पर बोल देता है, हम शुरू हो जाते हैं। बोनविटा, बोनविटा बगैर क्या लाइफ चलती नहीं थी पहले? चलती थी, कॉम्प्लेन बगैर पहले लाइफ चलती नहीं थी। चलती थी। फिर दूध का कप, दूध सुबह सुबह दूध का घी का पी, दूध में घी डाल के पी लेते थे, हो गया नाश्ता। दोपहर में छाछ पी लिया और 2 टाइम खाना खा लिए। इस तरह का पहले का खाना था। आज खाने में डिस्टरबेंस है। सुबह उठते हम बच्चों को कोलगेट, उसके बाद में बोनविटा। कोलगेट और सुबह ही सुबह में मीठा दे रहे, दांत इसलिए साथ नहीं दे रहे, बाद में बोनविटा दे दे के घर भी उसको स्कूल भेजा देते उसको। तो शक्कर डालना ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरी दुनिया की अगर बात करें तो हिंदुस्तान एक ही देश है जो दूध में शक्कर मिलाता है। जबकि दूध में शक्कर मिला के देने की जरूरत ही नहीं है। फिर पूरा वर्ल्ड बगैर शक्कर का दूध क्यों पी रहा? एक्चुअल में बगैर शक्कर का दूध ही पीना चाहिए बच्चों की हेल्थ शुगर के मिलाई लिए। जाती तो है। गलत बात है। दूध में ऑलरेडी मिठास है, जितनी चाहिए उतनी मिठास है, फिर उसमें शक्कर मिलाने की कहाँ जरूरत है? लेकिन अब घर वालों को पता ही नहीं है, बस वो बच्चों को बचपन से आदत डाल दिए शक्कर में, दूध में शक्कर डाल के पीना है। अगर अगर दूध में शक्कर की जरूरत रहती थी, बगैर उसके पिया नहीं जाता था, तो पूरे वर्ल्ड क्यों पी रहा? पहली बात। और दूसरा बात मेरा ये है, परमात्मा जब माँ की छाती में बगैर शक्कर का दूध दिया तो जब तो बच्चा पी रहा ना, ये भी पॉइंट है। फिर जब तो शक्कर मिलावा नहीं आ रहा ना। जैसा जैसा बड़ा होता है उसके सामने हम शक्कर रख दिए, बोल के शक्कर मिला के पी रहा है। अगर उसके सामने शक्कर रखो ही मत तो वो बगैर और शक्कर वो का ड्रग, पिएगा। वो एक शुगर नाम के ड्रग का एडिक्ट होते जाता है। वो डिपेंडेंस हो जाता है, मिठाई चाहिए। और वो शुगर लाकर ही ज्यादातर लोगों को शुगर की बीमारी आ रही है। इसीलिए हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ये 3 बिजनेस सेट करके गई है, चाय, कॉफी, शक्कर। इसी में लोग डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। ये तीनों को ही घर से अवॉइड करना है, ओकेशनली रखना है। इवन मेहमान आए तो भी ये तीनों चीज पिलाने लायक नहीं है। फिर भी अब आदत हो गई सबको। जहर या तो खाओ और 3, जहर खिलाओ। हाँ, चाय कॉफी की तो सबसे पहले यही है बोलने के लिए भी, कोई मेहमान आए तो पहले यही पिलाना है। तो कम से कम चाय कॉफी तो चलो जाने दो, आदमी थोड़ी क्वांटिटी पीता है। एटलीस्ट कोल्ड ड्रिंक तो बंद करना है। नींबू पानी, बटर मिल्क तो पिला सकते हैं ना। पिलास ये छोटे छोटे आसान तरीके से, लाइफ में सिंपल है बहुत। लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। परमात्मा लाइफ बहुत सिंपल बनाया, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिए, हम उसको बदलाव कर लिए वेस्टर्न स्टाइल का चक्कर में, करेंसी के चक्कर में, धन के चक्कर में। हम सोच ले कि लाइफ ऐसे जी जाती है, ऐसे परोसा जाता है, थम्स अप देंगे तो अमीर आदमी, बटर मिल गया, नींबू पानी पिया तो छोटा आदमी। ऐसे हमारी मेंटालिटी में डिस्टर्ब है, तो जनरेशन डिस्टर्ब हो जा रही। आज अगर नहीं सुधरे तो आने वाले जनरेशन और डिस्टर्ब होने वाला है। आज ही 20 साल से 25 साल से थायराइड देखने मिल रहा है, पहले कहाँ था थायराइड? नहीं, बता दो मेरे को, पहले अगर थायराइड ज्यादा पहले के पेशेंट लोग थे तो तो। 100 साल भी जीते फिर थे। थायराइड देखने को नहीं मिलता था, शुगर बीपी भी कम देखने को मिलती थी, ओबेसिटी ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी, प्रेगनेंसी इशू नहीं मिलते थे। आज ही प्रेगनेंसी इशू देखने को मिल रहे ज्यादा, और आज ही स्किन इशू देखने को मिल रहे। पहले कहाँ इतने पेशेंट देखने को मिलते और थे? आजकल तो प्रेगनेंसी तो बहुत ज्यादा देखने में तो मिलती है। मिल रहे हैं, बोलते ये इसमें माइंड गेम भी थोड़ा है ना। मैं क्या बताया, खाली फूड के साथ साथ अकेले फूड की गलती नहीं है, स्ट्रेस लाइफ भी हो गई। पहले से कंपेयर करें तो आज की जनरेशन की लाइफ स्ट्रेस लाइफ है। कोई काम कर रहा है तो किसी को नाइट में जॉब मिली है तो नाइट में जॉब कर रहा है, मजबूरी है उसकी, फाइनेंशियल इशू, उसकी फाइनेंशियल परिस्थिति उसकी कैसी है उसके हिसाब से वो रात में जॉब कर रहा है। उस वजह से रूटीन डिस्टर्ब प्रॉब्लम आ रही। तो प्रेगनेंसी लाना या कोई भी अपनी रूटीन, जब तक अपन रूटीन सही नहीं करते और डाइट अपनी ठीक नहीं करते तो सुधार लाना मुश्किल है। बाकी तो फिर डॉक्टर के पास जाओ तो हर चीज की दवा मिलने वाली है आपको। हर डॉक्टर अपनी अपनी दवा लिख देता है, वो ले लेते हैं अपन। शुगर और डायबिटीज में क्या फर्क है? शुगर डायबिटीज एक ही है। मॉडर्न की भाषा में डायबिटीज बोला जाता है, बोलचाल की भाषा में शुगर बोला जाता है। दोनों एक ही है। दोनों ही की है। हाँ, उसमें 2 आते हैं, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। टाइप 2 डायबिटीज में टैबलेट से काम चल जाता है। टाइप 1 डायबिटीज बाई बॉर्न आ जाती है, कम एज में जो आ जाती है और बाई बॉर्न आ जाती है, उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन से ही काम चलता है, मेडिसिन उसके लिए नहीं है। आयुर्वेद में भी उसके लिए कोई खास मेडिसिन नहीं है। शुगर आने के बाद आयुर्वेद में ऐसे कौन सी दवाई है या फिर ऐसा कौन सी मेडिसिन अपन लेके जल्दी क्योर हो सकते हैं? शुगर को मैनेज किया जा सकता है, शुगर का क्योर नहीं बोल सकते। शुगर ऐसी बीमारी है ना, उसको आप लाइफ रूटीन, टाइम। हाँ, रूटीन लाइफ मैनेज करते हो, उसको कंट्रोल करके चल सकते हैं। बगैर टैबलेट भी उसको कंट्रोल करके चल सकते हैं, अगर आप रूटीन समझो तो। क्यूर बोल तो किसको बोलेंगे क्यूर हम? एकदम जड़ से शुगर उखड़ अगर जाए। लाइफ में, अगर शुगर नहीं है, लाइफ में कम हो गई
तो भी पेशेंट परेशान होने वाला है। शुगर को बैलेंस में लेके चल, शुगर नीचे गई तो आदमी चक्कर आके गिर जाता है, शुगर बढ़ गई तो भी चक्कर आने का डर रहता है। तो शुगर को एक लेवल में लेके चलना है। शुगर जरूरी भी है बॉडी को, बगैर शुगर लाइफ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी पूरी शुगर नहीं कम हो गई तो आपकी लाइफ चल जाएगी। चाहिए शुगर, बैलेंस में चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। आजकल लोग जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और खासकर थम्स अप और जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसकी वजह से जो कंज्यूम करते हैं तो सीधा इफेक्ट अपने लीवर पे होता है, और ये लीवर फैट होने की वजह से प्रॉब्लम्स देती है। ऐसे क्यों? देखो यार, फैट, लिवर पे फैट की अगर बात करें तो ओनली कोल्ड ड्रिंक का गलती नहीं है, उसमें फ्रिज का पानी भी करता है। आपको एक्चुअल में फ्रिज का पानी बंद करना है। कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा फ्रिज का पानी प्रॉब्लम है। लोग सॉफ्ट ड्रिंक के पीछे पड़े, सॉफ्ट ड्रिंक तो भी आदमी कम पी लेता है, लेकिन फ्रिज के पानी हर घर घर में पिया जाता है। जी। आदमी अगर पीना है तो लास्ट मिट्टी के घड़े का पानी पीना है। उसके पीछे भी कारण है। मिट्टी के घड़े का पानी पीने का एक रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है बताता हूँ। हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, अंग्रेज रहने दो, कोई भी कास्ट का, कोई भी जात का रहने दो, कोई भी कंट्री का रहने दो, डेथ होने के बाद में क्या करते हैं उसका? गल्फ कंट्री अगर जाओ तो जमीन में गाड़ते हैं, ठीक है। अमेरिका कंट्री में, इंग्लिश कंट्री चला जाओ, ताबूत में डाल के बंद कर देते, इजिप्ट वगैरह जैसे पिरामिड बना दिए। चाइना साइड चले जाओ, जमीन में गाड़ देते। हिंदुस्तान में क्या करते, लकड़ी पे डाल के जला देते। यही है, हाँ। पूरा वर्ल्ड आ गया इसके अंदर। अब एंड ऑफ द डे जा रहा तो आदमी मिट्टी में ही ना। जी। कहाँ जा रहा है आदमी? मिट्टी में। मरने के बाद मिट्टी में मिल रहा ना। तो ये शरीर अपना पंच मिट्टी से ही बना है, हम वापस मिट्टी में मिलने वाले हैं। पंच तत्व से शरीर बना है, पंच तत्व में मिलने वाले। इसीलिए बॉडी को मैनेज करने में, बॉडी के बैलेंस में, जो अपने बॉडी के तापमान को समझो, बॉडी के पैरामीटर को समझो, जो मेंटेन रखने में मिट्टी का घड़ा ही यूजफुल है। अब इससे ज्यादा ठंडा पानी जब हम पीते हैं तो हम बीमारी को हम इन्वाइट करने को रेडी बैठे हैं। वो फैट लिवर फैटी, लीवर फैट होना ही है। तो फ्रिज के पानी से फैटी लीवर है, ओनली इसे ऑयल फूड से, जंक फूड से फैटी लीवर आना जरूरी नहीं है। ये प्लेन लीवर, फ्रिज का पानी भी किडनी स्टोन और फैटी लीवर लाता है। किडनी स्टोन और फैटी लीवर दोनों भी लाता है फ्रिज का पानी। उनसे मतलब इनका क्या प्रिकॉशंस है, फिर क्या क्योर है? लाइफ टाइम फ्रिज का पानी बंद करना है, लास्ट मिट्टी के घड़े का पानी पीना है। मजबूरी आ गई कहीं शादी में, कहीं बाहर अटके हुए, अलग बात है, तो फ्रिज का पानी नहीं पीना है। इतना सिंपल बात समझने की है ना। ये तो प्रिकॉशंस हो गए। जब हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए? वापस वार्म वाटर सुबह शाम शुरू करो, वापस फैटी लीवर को ठीक किया जा सकता है। वार्म वाटर से ट्रीटमेंट बहुत है, ट्रीटमेंट नहीं है मैं ये बोलना नहीं चाह रहा हूँ। मैं बगैर ट्रीटमेंट भी ठीक किया कैसे रह सकता है पेशेंट, वो उस बारे पे बात कर रहा हूँ। कोई भी रहने दो, आप रहने दो, मैं रहने दो, कोई भी रहने दो। तो फ्रिज का पानी सबसे बड़ा खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक तो है, उससे ज्यादा खतरनाक फ्रिज का पानी है। ये आज की जनरेशन को पता नहीं। आज की जनरेशन सोचती है फ्रिज का पानी पी लो। अब कई बार समर सीजन में लोग एसी में बैठते हैं और फ्रिज का पानी पी लेते हैं। अभी तो पी ले रहे हैं, रेनी सीजन में रेडी रहेंगे बीमार होने को। फिर बोलेंगे डेंगू हो गया, कोल्ड सर्दी जुकाम हो गई, खांसी हो गई। तो ये सब चीजें सोचना पड़ता है। क्या कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ऑयली खाना खाने से आता है? कोलेस्ट्रॉल तो देखो, आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल रात का नींद नहीं रहता भी आता है, मेंटली स्ट्रेस से भी आता है, कोल्ड वाटर से भी आता है। कोल्ड वाटर से? ओनली ऑयल से या घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। कई लोग हैं ना, ऑयल और घी कम खा रहे हैं, उसके बाद में भी कोलेस्ट्रॉल है। क्यों वैसा? मेंटली स्ट्रेस होंगे लोगों को, फूड में मिस्टेक होगा, रात में देरी से खा रहे होंगे, दिखा के सो जा रहे होंगे, तो फिर कोलेस्ट्रॉल बनना ही है। अपना बॉडी में हम एनर्जी से अपनी कंजम्पशन के ऊपर हम जब खाते हैं, उसके अगर यूज नहीं करते तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने वाला है। इसीलिए हार्ट के इश्यूज बढ़ रहे हैं। डायबिटीज, हार्ट, ये सब इंटर रिलेटेड है। ये सब अपने रूटीन में डिस्टर्बेंस होने से बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना है तो रूटीन में फिर चेंजेस ही लाना पड़ता है, मेडिसिनों से बचना है तो। पुराने जमाने में जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बोलते थे कि अगर कुछ बीमार हुए हल्दी का दूध पी लो, या कुछ हो तो नीम के पत्ते का लेप लगा लो स्किन डिसीज के लिए। तो क्या ये सही में, या फिर वो लोगों का सिर्फ एक वहम है? वहम नहीं है, ये सच है। अभी भी नीम के पत्ता, मैं भी अभी भी बोलता हूँ। अभी भी मैं मेरे क्लिनिक में पेशेंट को बोलता हूँ, नीम के, अगर छोटे बच्चों को पिंपल्स वगैरह हो गए, हीट से बॉइल्स हो गए, तो नीम के पत्ते से स्नान कराओ बोल के अभी भी बोलता हूँ। नहीं बोलता हूँ बोलकर नहीं है। वो अलग बात है, अगर पेशेंट को ज़्यादा इचिंग आ रही तो एलोपैथी एक आध मेडिसिन लिख देता हूँ, लेकिन नीम का पत्ता अभी भी कारागर है, हल्दी का दूध अभी भी कारागर है, अभी भी वैसे ही काम करता है। तो फिर लोग ये पी के एकदम क्योर हो सकते हैं, या फिर मेडिसिन लेना जरूरी है? क्योंकि अगर अपन हल्दी का दूध 3 दिन पिए, 4 दिन पिए, अपने को उतना जल्दी रिलीफ नहीं मिलेगा जितना रिलीफ अपने को मेडिसिन खाने से ही मिलेगा। देखो, रिलीफ मेडिसिन खाने से ही मिलता है। अगर आप हल्दी के दूध पे से ही ठीक होना चाहते पेशेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अपना हल्दी का दूध की अगर आप बात कर रहे हैं, तो हल्दी का दूध जनरली लोग कोल्ड कॉफ में पीते हैं या बुखार आ गया तो पीते हैं। तो मान लेता हूँ चलो हल्दी के दूध से अगर आपको ठीक होना है, तो फिर आपको 2-3 दिन के लिए बिल्कुल डाइट भी कम करनी पड़ती है।
तभी हम हल्दी के दूध से ठीक हो पाते हैं। डाइट जैसे कि क्या डाइट करनी चाहिए? बिल्कुल कम कर देना है, फ्रूट्स पे आ जाना है, 2 दिन कंप्लीट फ्रूट्स पे रहना है। तो हम दूध में हल्दी डालकर भी पीकर भी अपन कोल्ड कफ को कम कर सकते हैं। नहीं भाई हमको खाना भी है, हमारा बगैर खाए नहीं रह जाता, तो फिर अपने को आयुर्वेदिक मेडिसिन या एलोपैथी मेडिसिन सपोर्ट में लेना ही पड़ता है जल्दी कम करने के लिए। तो ये कम होता है या फिर वापस थोड़े टाइम के बाद वो रिवर्स हिट करती है बीमारी? कम कोल्ड कफ कोई बड़ा इशू है नहीं, ठीक तो हो जाता है। रिवर्स कब होती है, फिर मिस्टेक कहीं हुआ खाने पीने में तो हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन है, जैसे अब रेनी सीजन आएगा, जब वायरल इन्फेक्शन रहेगा तो कोल्ड कफ तो वेदर से भी हो जाता है। तो जब रेनी सीजन में वायरल फीवर से कैसे बचा जाए? जब उसके अपन पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कोई दवा लेने से पहले ही, जैसे रेनी सीजन आप स्टार्ट जैसे हुआ। सिंपल है ना, घर पे तुलसी वगैरह का, किसका भी हल्दी तुलसी का काढ़ा पीना शुरू कर दो रेनी सीजन में, सुबह सुबह कोल्ड कफ होना बंद हो जाएगा। कितनी भी वायरल बारिश गिरना, तो कितना भी लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो, तुमको नहीं होगा। इम्यूनिटी अंदर से बढ़ाना है तो ये आसान तरीका है, तुलसी हल्दी का काढ़ा पी लो। रेनी सीजन में मच्छर बहुत आते हैं और ऐसा बोला जाता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया डेंगू होता है। होता है। बस मच्छर के काटने की वजह से होता है या फिर कोई दूसरा रीजन भी है उसके लिए? मच्छर के काटने से होता है, और सबसे बड़ी बात मच्छर की अकेले की गलती नहीं, अपना इम्यूनिटी लेवल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मच्छर तो सबको काटे जाते हैं, तो सबको तो डेंगू मलेरिया तो नहीं होता। नहीं। किसकी इम्यूनिटी कम रही उसी को मच्छर का इन्फेक्शन अटैक करेगा। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रही, आपको मस्कीटो का कोई मच्छर काटो या कोई भी दूसरा कोई नहीं दिखने वाले जानवर भी, अगर छोटे जानवर काट भी लिए तो आपको कुछ नहीं होने वाला। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? रेनी सीजन के स्पेसिफिक रेनी नॉट सीजन के ओनली हिसाब से स्पेसिफिक रेनी इन सीजन। जनरल तो अब हर्बल के हिसाब से बताऊं मैं आपको, तो गिलोय जूस है, आंवला जूस है, नीम का जूस है, ये सब पी कर भी अपन इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। रूटीन चेंज करके भी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जूसेस भी है ना, आयुर्वेद में बहुत सारे जूस है बताए गए ना, अश्वगंधा है, आंवला है, गिलोय है, एलोवेरा है, ये सब जूस पी कर भी आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। हल्दी के दूध से इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं अपन। डॉक्टर साहब, लोग कोरोना के बाद से ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगे हैं, एंजाइटी में होने लगे हैं, और डिप्रेशन में जब वो रहते हैं वो एकदम लो फील करते हैं, और वो एक ही लूप होल में चलते हैं कि हमारे साथ जो बैड इंसिडेंट हुआ वो उसी इंसिडेंट को करते रहते हैं। क्या डिप्रेशन सही में होता है या फिर एक इंसान के जो मेंटल जो वो सोचते रहता है वो उसी में खोता है, इसलिए अपने को वो डिप्रेस लगता है? नहीं देखो यार, ये एनजाइटी और डिप्रेशन ये दो ऐसे पहलू है ना, अभी जो कोरोना के बाद जो देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है आजकल लोग, कोई भी बीमारी छोटा मोटा भी अगर बॉडी में कुछ भी हुआ है, या कोल्ड कफ भी छोटा मोटा हुआ है, तो उसमें गूगल में जाकर पढ़कर और ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग में चले जाए। एक रीज़न ये हो गया। वो ओवर थिंकिंग की वजह से लोग, कई लोग डिप्रेशन में, नहीं तो कई लोग एंजाइटी में चले जा रहे हैं। तो उसमें से सरल से उसमें बाहर आया जा सकता है। उसमें पेशेंट को मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मोटिवेशन की ज़रूरत है। उसको सबसे पहले डॉक्टर को डायग्नोसिस की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर उसकी बातचीत से समझ गया उसको, भाई पेशेंट को मेंटली डिस्टर्ब है, उसको और कोई बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर का काम है उसको स्ट्रांग करना, उसको बता देना कि भाई आपको कोई इशू नहीं है। वो तो भले आधा उसको तो वो मोटिवेट उससे करना। रिलैक्स हो जाता है। वो रिलैक्स हो गया तो एंजाइटी से ऐसे बाहर लाया जा सकता है। और एंजाइटी को ठीक करने के लिए या डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, अगर आप, अगर ट्रीटमेंट के हिसाब से मेरे से पूछते हो, तो मेरे को लगता है अगर आप डेली बेसिस पे 15 दिन, एक आध महीना अगर पाइनएप्पल जूस भी पी लो, तो एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आया जा सकता है बगैर मेडिसिन से। डिप्रेशन में तो वो एक ही लूप होल में सोचता रहता है, तो जूस पीने से वो फिर बाहर कैसे आता है नहीं तो डिप्रेशन केमिकल से? इम्बैलेंस जो ब्रेन में हुआ है उसको बैलेंस में लाया जा सकता है ना। तो उसमें मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है, कई बार मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है। मैं तो एक जनरल बता रहा हूँ कि भाई ये तरीके से और थोड़ा वार्तालाप करने से भी उसको डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है। तो मानसिक रोग जितने भी है, मानसिक रोग में पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत कम रहती है, समझाने की जरूरत ज़्यादा रहती है। तो आजकल साइकेट्रिस्ट समझाने में टाइम देते कम और मेडिसिन पहले लिख देते, ताकि रोज रात में लेके गोली पेशेंट लेके सो जाए। रात की एक गोली लिख देते, सुबह की एक गोली लिख देते। तो साइकेट्रिक्स की जितनी भी बीमारियां हैं, खाली डिप्रेशन एंजाइटी नहीं, उनसे लड़ा जा सकता है। उसमें डॉक्टर को चाहिए कि पेशेंट को कितना कन्विंस कर पा रहे हैं। आपको पता है या नहीं, मुझे पता नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट है, उसका नाम अभी मेरे को मुझे याद नहीं आ रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट के कैबिन में भगवत गीता पढ़ी है। उसके पीछे कारण क्या है? भगवत गीता पढ़ी रहने के पीछे कारण इतना ही है कि कृष्ण भगवान का एक सूत्र है। कृष्ण भगवान ने ये बोला है कि कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। जब अर्जुन भी ऐसी कंडीशन में आ जाता है युद्ध लड़ते समय, अर्जुन भी ऐसी कंडीशन में हताश होकर अपने धनुष बाण रख देता है कि सामने मेरे पूरे गुरु को बैठे खड़े हैं और मैं उनसे कैसे लड़ूं। ये भी तो एक डिप्रेशन की परिस्थिति है, पोजीशन है ना, कंडीशन वही है ना, वही हाँ। पेशेंट डिप्रेस हो गया ना, अब मैं इनसे लड़ूं कैसे। तब कृष्ण भगवान का स्टेटमेंट यही मिलता है अपने को कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सब मैं कर रहा हूँ। मार भी रहा हूँ तो मैं मार रहा हूँ। तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करो, तुम्हारा काम है सिर्फ धनुष बाण चलाओ।
जी। उस बेस पे कृष्ण अर्जुन वापस उठकर धनुष्बाण चलाकर वापस युद्ध शुरू करता है। तो इतनी बात पे बहुत सारे ब्रेन की बीमारी से हमें जितने भी ब्रेन रिलेटेड इश्यूज है, नर्व साइकोलॉजिकल साइकोसोमैटिक जितने भी इश्यूज हैं जो आजकल से लोग सफर हो रहे हैं, उनसे लड़ा जा सकता है। उसमें डॉक्टर को चाहिए कि पेशेंट को कितने हम स्ट्रांग कर सकते हैं, पेशेंट को कितना कन्विंस कर सकते हैं। लोग डिप्रेशन में आते-आते एक लेवल ऐसा पहुँचता है कि वो पागल हो जाते हैं। वो अब नॉर्मल चीज़ें करते हैं। तो ऐसा क्या होता है डिप्रेशन से लेके पागल होने के बीच में कि वो लोग ऐसा अब नॉर्मल चीज़ें करते हैं? इसलिए तो केमिकल ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से करते हैं। बता रहा हूँ ना, उनमें मेडिसिन का कभी एलोपैथी का भी मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ जाता है तो बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ता है, टेम्पररी मेडिसिन का भी सपोर्ट लेना पड़ता है। लेकिन मेडिसिन से बाहर लाना है तो अपने को ये चीज़ें समझना पड़ती है, बाहर नहीं लाया जा सकता। आज मेरे को बता दो, साइकियाट्रिस्ट के पास जितने भी पेशेंट जा रहे हैं, मेडिसिन से एक बार चालू है तो कोई 5 साल, कोई 2 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल से खा ही रहा है। सिर्फ डोज़ ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर रहे हैं। मेडिसिन कहाँ बंद हो रही है? वो ठीक भी नहीं हो रही ठीक भी नहीं जल्दी। हो रहे, मेडिसिन डिपेंडेंट और बेड पे आते चले जा रहे पेशेंट। उनको लड़ना है तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको कन्विंस करना है और उनके साथ डिस्कस करना है। वार्तालाप करने से ही उनको बीमारी से बाहर लाया जा सकता है। उनको बोलना है कि आपको कोई इश्यू है नहीं, ऐसे करके लाया जाता है कई बार। लेकिन इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, कभी ब्रेन ज़्यादा ही वीक रहा या कोई पेशेंट ज़्यादा ही उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर लिया तो मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि 1 महीना भर पेशेंट को अच्छे से नींद आ जाए तो केमिकल इम्बैलेंस है सो वो वापस बैलेंस में आ जाए। क्या मोटापे की वजह से काफ़ी शुगर, थायरॉइड, बीपी का होना अपने को स्वाभाविक है? हाँ, मोटापे से तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने का चांस है, इसीलिए आपको वेट को तो अपने आप को कंट्रोल रखना ही पड़ता है। बहुत बीमारियां आ सकती है मोटापे से, तो डाइट में कंट्रोल करके वेट को कंट्रोल रखना है। मोटापे से तो बहुत सारे इशू है ना, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कौन से इशू नहीं है। जो 4 बड़े इशू है तो आज आजकल कॉमन देखने को मिल रहे हैं। मोटापे से कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है, हार्ट अटैक देखने को मिलता है मोटापे की वजह से। हार्ट अटैक और मोटापे का क्या रिलेशन है? मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल से तो लिंक है ना, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ठीक रहा तो हार्ट अटैक आने के चांस कम होते हैं, इसीलिए तो कोलेस्ट्रॉल की गोलियां चलती है। इसीलिए तो डॉक्टर लाइफ टाइम खाने को बोलते हैं कि कहीं पेशेंट खाने पीने में गलती करेगा फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा बोलकर डॉक्टर बंद नहीं करते कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर की गोलियां। अगर पेशेंट खाने पीने के बारे में सोचे तो बहुत सारी गोलियां खुद भी कम कर सकता है। तो ऐसी क्या डाइट मेंटेन की जाए कि अपना मोटापा कम हो और जो अपने को खाने की क्रेविंग्स है वो भी ना हो? उसमें वेजिटेबल फ्रूट्स पे ज़्यादा डिपेंड होना है, नेचुरल फूड पे ज़्यादा डिपेंड होना है, फर्मेंटेड फूड अवॉइड करना है, जंक फूड, फर्मेंटेड फूड अवॉइड करना है और आपकी एक्टिविटी के हिसाब से खाने की मात्रा डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जितनी मेरी एक्टिविटी है मैं उसके हिसाब से अब मैं 2 रोटी खा के 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम खा ले रहा हूँ। अब आपकी डाइट अगर आपकी एक्टिविटी कम है तो आपको 1-1 रोटी सुबह शाम खानी पड़ेगी। अब आप बोलोगे मैं 3-3 रोटी सुबह शाम खाऊंगा और मैं दुबला भी हो जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होने वाला है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि और भाई आप खा भी लो और दुबले भी हो जाओ, तो ऐसे नहीं होता है। आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है, लिक्विड इंटेक बढ़ाना पड़ता है, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करके आप अपने वेट का लॉस कर सकते हो। कभी आजकल थोड़ा मेडिसिन का सपोर्ट कभी लिया जा सकता है, आयुर्वेद में भी मेडिसिन है, मॉडर्न में भी है, वो पेशेंट की मर्जी की बात है। लोग जो मोटापे से ज़्यादा परेशान होते हैं तो जाते हैं प्रोटीन शेक्स की तरफ कि अगर मैं सो एंड सो ब्रांड का प्रोटीन शेक कंज्यूम करूं तो मेरा वेट लॉस होगा। तो इससे थोड़े लोगों का वेट लॉस भी होता है और थोड़े लोगों का वेट पुट ऑन भी होता है। ऐसे तो क्यों? प्रोटीन शेक के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है मेरी नज़र के हिसाब से। प्रोटीन शेक से कुछ होने वाला नहीं है। यंग जनरेशन को पता नहीं है, यंग जनरेशन क्या है, हर चीज़ आजकल गूगल से पढ़ के प्रोटीन शेक पीती है। प्रोटीन शेक का कोई लाइफ में रोल नहीं है। तो फिर लोग खाली वो आजकल कोचर लोग भी और कोई भी डाइटिशियन बता देते कि भाई प्रोटीन पियो एनर्जी आ जाएगी, प्रोटीन पियो मसल बढ़ जाएगा। ऐसे कुछ नहीं है। आपकी एक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है आप कितना प्रोटीन लेना है। अगर आपकी एक्टिविटी नहीं है और आप कितना भी प्रोटीन खा लो, क्या होने वाला है? अननेसेसरी फैट में कन्वर्ट होने वाला है। जितना आपका कंजम्पशन है, जितना आपका यूसेज है उसके हिसाब से कंजम्पशन है। उस कॉन्सेप्ट को समझना है। हम बेकार में आज जिम के कोचर भी बोल दे रहे हैं कि प्रोटीन शेक पी वे लो, ये प्रोटीन वेट मास गेन पी लो। मास गेन पीने तो चलो पी तो लेगा, उसके हिसाब से उतनी फिजिकल एक्सरसाइज भी तो चाहिए ना उसको। हाँ, लोग प्रोटीन शेक पी के एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, बस वो उस पर डिपेंड होते हैं कि हाँ मैंने प्रोटीन शेक पिया तो मेरा ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा। प्रोटीन शेक के बजाय, और जिम में भी बहुत बड़ी गलती करते हैं वे लोग, प्रोटीन वे प्रोटीन वगैरह खाकर प्री जिम को वर्कआउट जाते हैं। प्री वर्कआउट लेते हैं, ऐसे नहीं वर्कआउट जाना के है बाद एक जिम, लेते कभी हैं। भी जाना है तो खाली मोशन से क्लियर होकर ना खाली पेट जाना है जिम। फिर आकर लेना है जो भी लेना है आपको, जो भी वेट गेन का कुछ भी लेना हो तो आकर लेना है। तो रात का नींद सुबह का मोशन ठीक कर कर ही जिम को जाना है। लेकिन आज कोचर बोलते हैं नहीं, वो लोग वे प्रोटीन या कुछ तो भी खाकर वे
जिम को जो चले अगर जाते अपन हैं। वे प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते जाए, कोई प्रोटीन से ज्यादा कंज्यूम करते जाए, तो अपने को उसके इन फ्यूचर क्या साइड इफेक्ट्स देखने मिल सकते हैं? अननेसेसरी एक्सेस प्रोटीन जब बॉडी में जाता है ना, तो वो फैट में ना तो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वो हार्ट पंप ठीक को है, रोकता है फिर। हाँ, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। कोई भी प्रोटीन रहने दो, हर बार वेजिटेरियन नॉन वेज का कोई लेना देना नहीं है। वेजिटेरियन प्रोटीन रहने दो, नॉन वेज प्रोटीन रहने दो, अगर आप उसको उसके लेवल पे डाइजेस्ट नहीं कर पाए, आपकी एक्टिविटी नहीं रही, तो वो कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल में होने वाला है। इसीलिए तो फैटी लिवर हो रहा है। लीवर पर जाकर स्टोर हो गया ना फैट, उसी को फैटी लिवर बोलते हैं। तो आपके कंजम्पशन के हिसाब से आपको सोचना है अननेसेसरी ये बेवकूफ बनाना है, प्रोटीन खाओ, अननेसेसरी वे प्रोटीन खाओ, ये प्रोटीन से कुछ हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर मान लो ये 20-30 साल पहले वे प्रोटीन नहीं थे, तो क्या दुनिया चलती नहीं थी? चलते और ज्यादा स्ट्रांग थे ना लोग। 100 साल जीते थे। अभी और उल्टा साठ अपनी सत्तर बस। एज कम होते चले जा रही। तो वे प्रोटीन ये सब बिजनेस है ये। बच्चों को भी प्रोटीन के नाम पे बच्चों को भी पाउडर दिया जा बोनवीटा, रहा है, सब बिजनेस के नाम कॉम्प्लान। पे दिया जा रहा है। कई बार आज डॉक्टर है, मदर का दूध बंद कराकर प्रोटीन पाउडर दो दो माँ को, बच्चे को पिलाओ बोल रहे हैं। ये भी गलत है। तो जो माँ है अपने बच्चे को कॉम्प्लान या बोनवीटा जैसे कि अपन लेते हैं, वो एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह ऐड बोलता है। और कॉम्प्लान बोलता है कि अगर आप इस बच्चों को पिलाओगे तो आपके बच्चों की हाइट बढ़ेगी। बोलते तो हैं अपन ना। आयुर्वेदिक के हिसाब से या फिर जनरली मार्केट बच्चों की हाइट और मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपन ऐसे क्या डाइट दे या फिर क्या ये तो देखो बताए मार्केट का उनको? है, मार्केट में तो ऐड के हिसाब से दुनिया चलती है बोलकर ऐड है वो तो। मुझे लगता है खाली प्लेन दूध भी बच्चों को अगर पिलाओ तो काफी है, वेट लेकिन बच्चे बढ़ाने वो के लिए प्लेन दूध प्रोटीन पीते है। नहीं है ना, जब तो वो उनमें तो कुछ। आदत वाली बात है। वो तो हम आदत वाले, शक्कर की बात अभी मैं करा ही था मैं आपके सामने। शक्कर की भी आदत है बोलकर है। फिर पैदा हुआ वाला बच्चा बगैर शक्कर का और बगैर बोर्नविटा का दूध कैसे पी रहा? ये अपने आप से पूछने वाला सवाल है। तो हम उनके सामने रखना ही नहीं है ना, तो आदत पड़ती है। हम उनके सामने बोर्नविटा कॉम्प्लेन रख दिए तो वो आदत पड़ गई। ये आदत डाल दी हम लोग। हम इतने ही हैं तो घर में ही बना लो ना, बादाम काजू पिस्ता का पाउडर बना के हम उसका पाउडर पिस्ता दूध पिला दो। बच्चों को प्रोटीन इतना ही खिलाने का है तो अपने को दूध में घी डाल के पिला दो, ये भी तो ऑप्शन है ना। बादाम। जरूरी नहीं है ना, बादाम काजू का पाउडर भी तो डाल के मिला के पिलाया जाता है, दूध में घी भी पिलाया जा सकता है, लेकिन ये सब बगैर शक्कर के दूध में ही पिलाना है। आप शक्कर के दूध में पिला रहे तो बिल्कुल गलत जा रहे कैंसर एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। और कैंसर कभी भी अपने को देखने मिलता है तो एक थर्ड स्टेज या फाइनल स्टेज पे मिलता है। हैं। तो अपने को उसके सिम्टम्स पहले क्यों नहीं दिखते हैं? देखो यार, कैंसर सिम्टम, कैंसर वैसे भी साइलेंट रहता है। कौन से एरिया में कौन सी जगह पे कैंसर हुआ है बहुत बार कई लोग को पता नहीं चलता है। पेशेंट को कुछ कंप्लेंट रहा तो ही जब भी डॉक्टर के पास जाएगा ना वो। तो आजकल तो टेक्निकें बहुत हो गई, पेट स्कैन वगैरह कराकर कैंसर पता किया जा सकता है कि बॉडी में है या नहीं, और कौन से एरिया में है, कितना फैला हुआ है, ये सब पता किया जा सकता है। लेकिन कई बार कैंसर साइलेंट रहने की वजह से पेशेंट को बाद में पता चलता है। अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि कीमो रेडिएशन वगैरह देते हैं, सर्जरी की जरूरत पड़ी तो सर्जरी भी करते हैं। तो कभी चांस बचने के कम भी हो जाते हैं, कभी चांस बचने के बच भी लेकिन जाते हैं पेशेंट। अब ज्यादातर केसेस में जिसको कैंसर हो उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाती है विद इन 6 मंथ्स और ईयर। ऐसे क्यों? वो एक्सेस कीमो रेडिएशन लेने की वजह से तो हो ऐसे जाता आज है। तक कोई मेडिसिन या ऑपरेशन बनाने की जो कैंसर होता है उनको प्रिवेंट किया जाए या फिर उनकी लाइफ एक्सटेंड की जाए? कैंसर से देखो यार, कैंसर से लड़ने के लिए मेडिसिन तो सब अपनी अपनी वो बोलते हैं। आयुर्वेद वाले भी बोलते हैं कि मेडिसिन है हमारे पास, एलोपैथी वाले भी बोलते हैं अपने पास मेडिसिन है। लेकिन आपको कैंसर में फाइट करना है तो आपको रूटीन नहीं समझते। जब तक आपको कैंसर से फाइट करना है तो आपको कैंसर से बचने का रास्ता आपके फूड में ही है। आपको इसी फूड के बारे में, सबसे पहले फूड के बारे में सोचना है। और सबसे बड़ी बात, कैंसर में प्लास्टिक डिपेंडेंट लाइफ हो गई बोलकर भी कैंसर है। आज बिस्लरी पानी हम प्लास्टिक में पी रहे, जूसेस जितने भी पी रहे प्लास्टिक में पी रहे, चाय बाहर मार्केट में चाय पी रहे वो प्लास्टिक के गिलासों में पी रहे, शादियों में प्लास्टिक में पानी है, ठंडा पानी या गर्म पानी जो भी डाल रहे प्लास्टिक के गिलास में डाल के पी रहे। तो लाइफ प्लास्टिक डिपेंडेंट हो गई बोलकर भी आजकल कैंसर के पेशेंट ज़्यादा है, बढ़ते जा रहे कैंसर के पेशेंट। उसमें सबसे बड़ा रीज़न प्लास्टिक डिपेंडेंट लाइफ, उसको ड्रॉप आउट करना है। प्लास्टिक डिपेंडेंट ड्रॉप आउट करना है, जंक फूड ड्रॉप आउट करना है, पैक्ड फूड भी ड्रॉप आउट करना है। फ्रेश जूस पीना है विदाउट आइस का, विदाउट शुगर का। तो फ्रेश जूस पे आना है, पैक्ड जूसों को अवॉइड करना है। तभी हम कैंसर के बारे में और कैंसर से पेशेंट कम करने में, कैंसर से निजात पाने में हेल्प कर सकते हैं। कंट्री को हेल्प कर सकते हैं, समझो ह्यूमन बीइंग को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये कोई समझने को रेडी नहीं है। सब एक ही चीज में बैठे हैं कि भाई आया तो आ गए, जान आने के बाद सोचने वाले। सब प्रिवेंशन लेने के लिए कोई रेडी नहीं। प्रिवेंशन में अपने को फिर अपने पैक्ड फूड को, ये सब फूड को सब बंद करना है, प्लास्टिक डिपेंडेंट लाइफ कम करना है, कोशिश करना है जितना हो सकता है प्लास्टिक डिपेंडेंट फूड ना ले, प्लास्टिक डिपेंडेंट लिक्विड भी ना ले, ये कोशिश करना है।
इसीलिए पहले कांच की वो चाय चाय भी तो चीनी की जो कप में पी जाती थी ना। आज भी तो घरों में चीनी की कप है ना। तो चीनी के कप देने का पीछे रीज़न क्या है? स्टील का यूज़ करने का रीज़न क्या है? ये अपने चाय से या अपने पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। प्लास्टिक में जैसे ही डालते हैं रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम वैसे ही पी लेते हैं तो फिर वो अंदर डिजीज बनाना शुरू कर देता है। अब सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज तो ये तो अपने को टेस्टों में पता चलता है। वो तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं भाई इसमें रेडिएशन देना कीमो देना पेशेंट कितना बचेगा। ऐसे भी बचा जा सकता है कीमो रेडिएशन के अलावा भी बचा जा सकता है। फिर उसमें पेशेंट में कॉन्फिडेंस चाहिए उसको। कैंसर जैसे होता है लोगों को, तो वो लोग इमीडिएटली उनका हेयर फॉल भी चालू होता है। तो कैंसर और हेयर फॉल का क्या रिलेशन है? कैंसर की वजह से हेयर फॉल अकेला एक रीज़न है। कैंसर से आ जाने के बाद हेयर फॉल से भी जितना नहीं होता उतना कीमो रेडिएशन चालू होने के बाद हेयर फॉल होता है। ट्रीटमेंट चालू होने के बाद कीमो के जो इंजेक्शन रहते हैं रेडिएशन जो रहते हैं ना वो अपने बॉडी को डैमेज करते हैं। अच्छे सेल्स के साथ साथ खराब सेल के साथ साथ अच्छे सेल्स को भी मारते हैं। तो अच्छे सेल्स डैमेज होने की वजह से हेयर फॉल होते हैं। किसी का वेट लॉस होता है, किसी को डायबिटीज आ जाती है। ऐसे कारण है। कैंसर के अलावा भी हेयर फॉल होता है? होता है ना, कई वो लोग को क्यों? होता है। वो कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से होता है। आपका हेयर फॉल का इशू आजकल जनरल वो भी देखने को मिलना है। वो तो सबसे बड़ा रीजन कैल्शियम डिफिशियंसी है। तो उसको पूरा कैसे किया जाए? और स्कैल्प, ऑयली स्कैल्प भी होती है और स्कैल्प में डैंड्रफ भी होता है, होता है तो ना। उसे भी प्रिवेंट कैसे किया जाए, या फिर होने के बाद अपन ऐसे क्या किया जाए कि देखो वो जल्दी डैंड्रफ रिकवर हो? डैंड्रफ में तो हम अब ऑयल वगैरह लोशन वगैरह कुछ भी लगाकर डैंड्रफ तो सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नहीं होने के पीछे रीजन है तो अपने को थोड़ा सा मिल्क डिपेंडेंट होना है। लेकिन अब आज की जनरेशन में देखा जाए तो दूध अच्छा नहीं आ रहा है बोलकर लोगों का बोलना है कि डेयरी प्रोडक्ट सब बंद कर दो। ऐसे हर डॉक्टर जनरली बहुत सारे डॉक्टर देखने को मिलते हैं बोलते हैं कि भाई डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो। ठीक है मानने को रेडी हूँ डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो। तो फिर आदमी ले क्या? नॉन वेज? नॉनवेज ऑप्शन नहीं है ना। नॉनवेज अकेला ऑप्शन नहीं है ना। नॉनवेज नॉनवेज की जगह करेक्ट है। मैं नॉनवेज को खराब नहीं बोल रहा हूँ लेकिन नॉनवेज अकेला ऑप्शन नहीं है। फिर ऐसे रहते तो पूरे नॉनवेज में वालों को भी हेयर फॉल नहीं रहना है। नॉनवेज वालों में भी तो देखने को मिलते हैं ना हेयर फॉल। ऐसा तो कौन है बता दो मेरे को। फिर गल्फ कंट्री में बता दो नॉनवेज वहाँ पे हेयर फॉल नहीं है तो अमेरिकन कंट्री में बता दो मेरे को हेयर फॉल नहीं है। हेयर फॉल भी अपने को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने की वजह से हेयर फॉल होता है। तो अपने को अगर दूध अच्छा नहीं मिल रहा अपने घर के आसपास दूध की सप्लाई नहीं है तो अपने को जूस फ्रूट वगैरह से न्यूट्रिशनल बैलेंस मेंटेन रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हफ्ते में 3 बार तो भी एटलीस्ट ऑयल लगाना है। भले आपकी पसंद का कोई भी ऑयल लगाओ कोकोनट ऑयल लगाओ आलमंड ऑयल लगाओ जो भी ऑयल लगाते हैं हफ्ते में 3 बार उनको ऑयल लगाया करो। तो हम हेयर फॉल को रोका जा सकता है। आजकल यंगस्टर्स ज्यादातर वीगन डाइट की तरफ जा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर रहे हैं और बोल रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स हमारे बॉडी में ज्यादा बढ़ रहे हैं, और हम इसे ना लें तो हमारी लाइफ साइकिल अच्छी रहेगी। क्या ले रहे फिर? अगर डेयरी बंद कर वो दूसरा क्या ले रहे फिर? रोटी सब्जी वगैरह। हाँ तो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो फिर डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम कहाँ होगी मैं बताता हूँ। डेयरी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो डेयरी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम कहाँ हो जा रही है तो पैकेट का दूध आने में वो उसको दूध पाउडर मिल्क है कैसा दूध है उसका अपने को पता नहीं है। उस वजह से डेयरी प्रोडक्ट डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। जितनी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है उतने गाय भैंस अपने को देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जो मार्क डेयरी फार्म वाले जितने भी डेयरी चला रहे हैं वो पाउडर मिल्क बेच रहे हैं मिलावट वाला बेच रहे हैं अपने को नहीं मालूम इसके बारे में। अब वहां तो उनके पास जाके देखें तो पता चलता है। उस वजह से डेयरी प्रोडक्ट खराब होते चले जा रहे हैं। तो वो भले दूध रहने दो दही रहने दो पनीर रहने दो बटर मिल्क रहने दो घी रहने दो सभी को खराब हो रहा है। मेन स्टार्टिंग में दूध ही खराब है तो पूरे उसके प्रोडक्ट पूरे खराब होने वाले हैं। तो दूध ही अच्छा नहीं आ रहा है बोल के सब डिस्टर्बेंस है। इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करो बोला जा रहा है। तो अपने को न्यूट्रिशन के हिसाब से फिर वेजिटेबल पे आना पड़ेगा। लेकिन वेजिटेबल में श्योरिटी का अच्छा खासा पहले शिमला मिर्च ग्रीन था आज पीला हो गया। लाल हो गया। लाल भी आ गया पीला भी आ गया शिमला मिर्च। तो हम इंजेक्शन देके उसको चेंज कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट की प्रॉब्लम। क्यों चेंज करना है भाई? रीजन होना ना चेंज करने के लिए। बड़ी करने की क्या जरूरत है? ऐसो जैसी खा लेना है ना। तो ये जो अब छेड़छाड़ चल रही है वेजिटेबल से फ्रूट से उस वजह से भी कैंसर का एक कारण है। ये गाय को भैंस को इंजेक्शन देके ज्यादा दूध निकालने का जो छेड़छाड़ चल रहा है उस वजह से भी कैंसर है। कैंसर कोई एक रीजन से नहीं है बहुत सारे रीजन है कैंसर के पेशेंट बढ़ने के पीछे। आ जाके फिर बात वही आ जाती करेंसी। सबको फास्ट पैसे कमाना है। सबको जल्दी पैसे वाला बनना है। और पैसे के गाय भैंस वाला सोचता है 10 से 8 लीटर दूध दे रही तो मैं और एक इंजेक्शन दे दूं तो 10 लीटर देगी तो मेरे को 2 लीटर की ज्यादा आमदनी हो। उस चक्कर में वो गाय भैंस को इंजेक्शन दे देता है। उस चक्कर में फिर यहाँ पर वो आदमी सोचता है समय से पहले मैं पाम निकाल दूं मैं समय से पहले फ्रूट या वेजिटेबल निकाल के बेच दूं तो मेरे पैसे आ जाएंगे। बड़ी बनाने के चक्कर में इंजेक्शन दे के सब्जियों को बड़ी बनाया जा रहा है। ज्यादा मात्रा में आएंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे। तो वो छेड़छाड़ करने की वजह से भी बीमारियां हैं। तो रूट लेवल में बहुत सारी गलतियां हैं।
अब शिमला मिर्च का भी एग्जाम्पल मैं इसलिए दिया ना, अच्छी खासी हरी थी तो उसको पीला करने की कहाँ जरूरत है? पीला करने से हो जाने वाला क्या है? तो क्या पता कि वो पीली मतलब उग है। छेड़छाड़ है वो। न्यूट्रिशनल है बोलकर बोला जा रहा है, एक्सेप्ट मान लिया, तो ग्रीन न्यूट्रिशनल नहीं थी क्या? वो नेचर के साथ छेड़छाड़ है। जब आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करना हो तो नेचर वापस आपको दंड देने ही वाला है। जो परमात्मा ने दिया है चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लेना है। हम उनको बड़ी करेंगे और न्यूट्रिशनल बढ़ाएंगे, उसके अंदर कलर चेंज करेंगे, उससे होने वाला क्या है? जो लोग थोड़े लोग ऐसे देखने मिलते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो उनको इचिंग चालू हो जाती है, स्किन डिजीज चालू हो जाती है। इसका क्या कारण तो बताया ना, फिर वही तो, पैकेट का दूध अगर आ रहा है तो वो पाउडर मिल्क है, है? ना कैसा ना। दूध है और पता नहीं है ना। नॉट ओनली प्रोडक्ट, अगर वो प्रॉपर डेयरी से भी लेके आते हैं लेकिन तो भी अगर वो कंज्यूम करते हैं तो उनकी इचिंग रैशेस होने लगते हैं। हाँ तो फिर देखो, सबको हो रहा है तो मैं दूध की गलती मानूंगा, स्पेसिफिक एक को हो रहा है तो स्पेसिफिक। दूध दूध को गलती नहीं मान सकता मैं, उसकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम। उसको शायद लैक्टिक का इशू होगा, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, तो उसको दूध सूट नहीं हो रहा है तो वो नहीं पीना है। तो फिर जो दूध की जो प्रोटीन्स है, तो फिर उसके दूध के अलावा क्या कंज्यूम करे जो वो प्रोटीन्स को फुलफिल हो। फिर उसको ऑप्शन दूसरे ढूंढने पड़ते हैं उसको दालों से प्रोटीन लेना पड़ेगा, वेराइटी की दालें खानी पड़ेगी, फ्रूट से लेना पड़ेगा, वेजिटेबल से लेना पड़ेगा उसको प्रोटीन, दाल से निकालना लेना पड़ेगा अगर वो प्रोटीन, दूध दाल हटा ज्यादा के। कंज्यूम करेगा तो वापस और एक बीमारी, एसिडिटी। कंज्यूम भी फिर बात तो वहीं पर पहले थी, स्टार्टिंग में मैं स्टार्ट जब कराऊं मैं जब भी बोल दिया हूं ना, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। हम कितना क्वांटिटी करके, कितना कंजम्पशन करके, कितना खर्च कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप पूरे दाल खा सकते हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी रहना पचाने की, डाइजेशन करने की आपकी कैपेसिटी है तो बिल्कुल आप कोई भी दाल खाओ। आप पचा ही नहीं पा सकते और कोई भी दाल खा के फिर आप बोलोगे कि मेरी दाल की वजह से मेरा प्रोटीन बढ़ गया, बोले तो ये तो बात गलत हो गई। ऐसी क्या डाइट है, फिर ऐसी क्या मेडिसिन है जिससे अपना आईसाइट इंप्रूव होता है और स्पेक्स अपने चले जाते हैं? यार स्पेक्स जाना तो थोड़ा मुश्किल काम है, फिर भी बहुत रोका जा सकता है नंबर को। आपको सुबह सुबह कोपरा खाकर अगर आपको स्पेक्स को रोका जा सकता है, आंवला जूस और कोपरा खाकर आप स्पेक्स को रोक सकते हो, नंबर को एटलीस्ट डिले कर सकते हो, या जो नंबर आ गया उसको रोक कर रख सकते हो या नीचे भी आ सकते हो। लेकिन चश्मा छुड़ाना तो थोड़ा मुश्किल काम रहता है। लेकिन एक डेली 10 ml आंवला जूस और एक डेली एक कोपरे का टुकड़ा खाते हो तो आप स्पेक्स को रोक सकते हो। स्पेक्स के बदले में जो लोग जो लेंस लगाते हैं, क्या वो ठीक है या फिर उसका भी कोई साइड इफेक्ट देखने मिल सकते नहीं, हैं? लेंस के ऐसे कोई साइड इफेक्ट खास देखने नहीं मिले, लेंस अपना अपना लगाया जा सकता है। अभी तक तो कोई ऐसे कोई ज्यादा केस, कोई भी सिंगल केस भी ज्यादा मिला नहीं है इस पे, कोई एक आध कोई लेंस सूट लेकिन नहीं हुआ लोग वाले। बोलते हैं कि ज्यादातर कि लेंस नहीं लगाना। देखो लेंस क्यों नहीं लगाना है, रीजन चाहिए। आजकल कोई यंग जनरेशन चश्मा नहीं पहनना चाहती तो बिल्कुल लेंस लगाएगी ना, उसमें कहाँ गलत है? हम देखो, मॉडर्न की टेक्निक है, मॉडर्न में कुछ नया लॉन्च हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखने की आदत रखना है। हम हमारी पुरानी गाथा लेके नहीं चल सकते। हम अच्छा जड़े आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर है तो हमारे हिसाब से चलना है। प्रेजेंट एरा में जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट भी करना है, हमारे से जो हो सकता है वो कर देना है। उसमें डिस्टर्बेंस क्यों, फाइट क्यों? एंड ऑफ द डे कंज्यूमर का तो डिस्टर्बेंस नहीं होना है ना, हम हमारा गाएंगे और उनका गाएंगे तो पेशेंट तो सफर होता ना बेचारा। अभी तक अपने जितने भी बीमारियों के बारे में बात की, उसमें आयुर्वेद में भी इलाज है और एलोपैथी में भी इलाज है। लेकिन आयुर्वेद में अपने को जितना भी इलाज है एकदम स्लो दिखता है, जो रिकवरी होती है एकदम स्लो होती है, और एलोपैथी में एकदम फास्ट होती है। और आप जैसे एक आयुर्वेद के डॉक्टर हो, तो आपने सिर्फ आयुर्वेदिक क्यों चुना? अगर आप एलोपैथी चुनते तो ज़्यादा पेशेंट्स को कम टाइम में रिकवर कर सकते थे, ना कि आयुर्वेद चुन के कम पेशेंट्स को या फिर ज़्यादा पेशेंट्स को स्लोली रिकवर कर रहे हो। अब देखो यार कैसे है ना, आयुर्वेद तो जाना तो एमबीबीएस था, लेकिन अब वो मुझे रैंक आया नहीं था तो मुझे आयुर्वेद की सीट मिली तो मैं आयुर्वेद ले लिया। फिर आयुर्वेद कर लेने के बाद जैसे ही मेरा बीएमएस खत्म हुआ, मैं हॉस्पिटल में जॉब किया। हॉस्पिटल में जॉब करते करते एलोपैथी समझ में आ गया, हाँ भाई एलोपैथी का ट्रीटमेंट ऐसा है, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ऐसा है। तो फिर मैं वापस सोचा क्या करना है, फिर मैं प्लान किया, नहीं यार अपने को करना तो आयुर्वेद ही है, अब चलो मत चलो जो भी होगा ऊपर वाले की मर्जी बोलकर फिर मैं एमडी करने चला गया। एमडी करने के बाद में मैं आकर अपना आयुर्वेदिक क्लिनिक ही खोला हूँ। ये एक्सेप्ट मैं करने को रेडी हूँ कि भाई एलोपैथी में फास्ट ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन वगैरह है, आयुर्वेद का थोड़ा स्लो ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल है। तो मैं यही सोचकर क्लिनिक स्टार्ट किया कि भाई चलो, फीवर छोड़ दो दूसरे तो बहुत सारे इश्यूज है ना, शुगर बीपी ऐसे बहुत सारे स्किन के इशू बहुत सारे हैं ना, उसको हम देखने के लिए, आर्थराइटिस के जैसे इशू है उनको हम देखेंगे बोलकर उसके हिसाब से मैं आयुर्वेदिक को चुनकर आयुर्वेदिक क्लिनिक स्टार्ट किया। मॉडर्न अगर मैं स्टार्ट कर भी लेता तो बहुत हुआ, तो कोल्ड कॉफ फीवर के अलावा क्या देख लेता। इसीलिए मैं मॉडर्न को चूज नहीं करके आयुर्वेदिक की चूज किया हूँ। पैरालिसिस और फेशियल पैरालिसिस होते हैं, तो इसे आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है आयुर्वेद से या बिल्कुल फिर ठीक किया जा सकता है, मैं करता भी तो हूँ ना। पैरालिसिस पेशेंट अभी भी देखता हूँ, फेशियल पैरालिसिस भी आते हैं, ये अलग बात है।
मॉडर्न में भी टाइम लगता है, आयुर्वेदिक में भी टाइम लगता है, लेकिन पेशेंट को भरोसा मॉडर्न पे ज़्यादा है। हम भी ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करते, हम उनको बोलते जाकर न्यूरोफिजिशियन से मिल के आ जाओ, ओपिनियन लेके आ जाओ, बाद में हमारे से ट्रीटमेंट ले लेना। तो फिर ये पैरालिसिस होता क्यों है? पैरालिसिस होता क्यों है बोले तो यार, अब उसमें फिर मैं बात करूंगा, फिर आप बोलेंगे मेरे को कि यार फिर आज जाके रूटीन दिनचर्या पे आ गए। पैरालिसिस होने पे पीछे क्या होता है, अपने शरीर में जब वात बढ़ जाता है, आयुर्वेद के हिसाब से, मॉडर्न के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा बोलने की नहीं है, मल्टीविटामिन डिस्टर्बेंस होने की वजह से पैरालिसिस हो गया बोलते हैं, या कई बार बीपी बढ़ जाने की वजह से हो गया बोलते हैं मॉडर्न साइंस तो। लेकिन ये फेशियल पैरालिसिस तो मसल वीक होने से, ज़्यादा कंप्यूटर की लाइफ रहती, सोना देर से रहता है और कंप्यूटर की लाइफ डिपेंडेंट लाइफ रहती, गाड़ी ज़्यादा चलाना रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ रहती, तो पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन पैरालिसिस हो जाने के बाद में फेशियल पैरालिसिस तो ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं, 15 दिन से 1 आध महीने के अंदर फेशियल पैरालिसिस ठीक हो जाता है। एक आध गोली खानी पड़ती है और थोड़ा फेस की मसाज बताते हैं, उससे फेशियल पैरालिसिस ठीक हो जाता है। लेकिन अब जिसकी लाइफ पूरी डिपेंडेंट कंप्यूटर पे है और ड्राइवर है, और जब उनको तो होता है तो फिर वो लोग क्या करना है, क्योंकि वो तो उनका काम तो छोड़ नहीं सकते। तो काम किसी को छोड़ना नहीं है, वापस उसको अपने न्यूट्रिशनल के बारे में सोचना है, उसकी डाइट में न्यूट्रिशन से ऐड करना है। मैं काम बंद करने को मैं किसी को नहीं बोल सकता, तो मैं तो नाइट जॉब भी मैं किसी बंद करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। लेकिन जो नाइट जॉब कर रहे हैं उनको फिर दूसरे दिन न्यूट्रिशन के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोच लो बोल रहा हूँ। कहाँ अपने को कुछ वीकनेस लग रही है उसके हिसाब से न्यूट्रिशनस फूड ले लो बोल रहा हूँ। अब न्यूट्रिशन अपने वेज नॉन वेज के हिसाब से आपका काम है चूज कर लेना। डॉक्टर सजेशन बिल्कुल दे सकता है, भाई आप वेजिटेरियन हैं आप ये खा लो, आप नॉन वेजिटेरियन आप ये खा लो। न्यूट्रिशनल लेवल को अपने हिसाब से सोच के खा लेना है, तो रात जग के भी अपन बॉडी को मेंटेन रख सकते। लेकिन यंग जनरेशन को इतना ही बोलना है कि भाई जितना हो सकता है डे की जॉब रखो, यंग नाइट की जॉब कम कम से कम रखो। अगर आपकी मजबूरी है, आपको नाइट जॉब करना ही है, तो टेम्परवरी कर लो, 1 2 साल के लिए कर लो, उसके बाद डे की कर लो। लॉन्ग टर्म में नाइट जॉब करना पेशेंट के लिए या पर्सन के लिए नुकसानदायक है, वो लेडीज रहने दो या जेंट्स रहने दो। जैसे आजकल अभी देखने को मिल रहा है कि नाइट जॉब करते करते, हस्बैंड वाइफ दोनों भी करते करते बच्चों को डायबिटीज आ जाए जी। तो ये नुकसान हो रहा है ना लॉन्ग टर्म में, तो करेंसी तो आ जा रही, लेकिन एंड में बच्चा तो डायबिटिक हो गया। ऐसे भी बहुत लोग देखने को, हाँ, और एक चीज देखने को भी मिल रही है, ये नाइट जगने के चक्कर में, हस्बैंड वाइफ की दोनों के जगने के चक्कर में बच्चे हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं। बाई बॉर्न बेबी धीरे धीरे हाइपर एक्टिव होते चले जा रहे हैं, ऑटिज्म में होते चले जा रहे हैं, बच्चों को ब्रेन से डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फिर, किसके लिए कर रहे हैं सब? तो हाइपर एक्टिविटी बच्चों की बचाना है, बच्चों की हेल्थ अच्छी रहना है, तो मदर फादर को ये सोचना ही पड़ेगा। आजकल मदर के पेट में बच्चे या तो अबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं, मदर के पेट में बच्चे गिर जा रहे हैं, इसका क्या कारण? यूट्रस की कमजोरी है, वो ब्रेन की कमजोरी है, अंदर से फिजिकली कमजोरी रहने की वजह से हो रहा है। ब्रेन हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है ना, तभी प्रेगनेंसी अच्छे से होती है। फिजिकल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो बेस्ट कोई एज जिसमें बेबी को बॉर्न करना चाहिए? यार 15 से लेकर 30 तक तो इजी होता है, 35 तक तो हो ही जाता है, उसके बाद थोड़े चांसेस कम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखा जाता है होते हैं सो, लेकिन 15 से लेकर 35 की एज में। लेकिन आजकल जिसकी 25 26 एज है, उनको भी बेबी इजीली बॉर्न नहीं होता है, बार बार डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो भी उनको जल्दी बेबी कंज्यूम नहीं होता। तो दोनों उसमें दोनों कारण है ना, हस्बैंड का भी कभी टेस्ट करना पड़ता है, हस्बैंड में भी कभी इशू रह सकता है, हर बार लेडीज में ही इशू रहना बोल के जरूरी नहीं है, जेंट्स में भी तो इशू रह सकता है, तो वो देख के ही डिसाइड होता है। हाँ, ये दोनों भी देखना पड़ता है। अगर हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी लो है तो उसको इंक्रीज करने, उसको बूस्ट करने क्या कर सकते? होम रेमेडी अगर पूछ रहे हैं आप मेरे से, तो दूध घी काफी है, उसके बाद भी नहीं होता है तो मेडिसिन का, आयुर्वेदिक मेडिसिन का सपोर्ट ले सकता है, मॉडर्न की पेशेंट की मर्जी, आयुर्वेद का सपोर्ट ट्रीटमेंट रहता है, 2 से 3 महीने में स्पर्म काउंट ठीक हो जाता है। और लेडीज के उसमें कुछ दूसरा पीसीओडी जैसा कुछ इशू रहा तो उनका भी 1 आध महीने में सॉर्ट आउट होता है। लेकिन आजकल वो लोग 2 महीने 3 महीने, कई बार मैंने देखा हूँ कि 6 महीने तक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो भी बेबी कंज्यूम नहीं होता। बता क्या रहा हूँ, फिर बेबी के प्रेगनेंसी के बारे में समझ में आए तो जनरेशन को माइंड को काम कराना बहुत ज़रूरी है, हाइपर एक्टिविटी रोकना ज़रूरी है। हाइपर एक्टिविटी ब्रेन हो जाने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आती, जैसे प्रेगनेंसी नहीं आने की वजह से लेडीज़ पहले से एंशियस हो जाती, नहीं आ रहा, घर वाले पूछना शुरू कर देते, उस वजह से एंजाइटी में आ जाती, ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देती, तो यूट्रस श्रिंक हो जाता है, उस वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। अगर ब्रेन से काम हो गए तो यूट्रस से प्रेगनेंसी आने के चांस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर समझाने का रोल है, मेडिसिन से ज़्यादा समझाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आजकल की लाइफ में चाहे यंगस्टर्स रहो चाहे वो एज्ड पर्सन रहो, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं और अपने हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, ज़्यादातर अपनी वेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो ऐसा क्या रूटीन, ऐसी क्या डाइट मेंटेन करे जो उनको डॉक्टर के पास कम जाना पड़े?
देखो यार, वेल्थ पे ध्यान देना बुरी बात तो नहीं है, सभी लोग वेल्थ पे तो ध्यान दे ही नहीं, देना जरूरी भी है, दे सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है आपको। पूरे 24 आवर्स में, अगर 24 घंटे में अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट एक 15 मिनट्स भी निकाले तो काफ़ी है हेल्थ के लिए। कोई 2 घंटे निकाल के नहीं बैठना है आपको हेल्थ के लिए, सिर्फ 15 मिनट्स भी निकालो तो काफ़ी है। सुबह मॉर्निंग आवर्स में 15 मिनट अपने आप में निकाल के छोटा मोटा अपने से जो होता है फिजिकल एक्टिविटी कर लो। सूर्य नमस्कार करते सूर्य नमस्कार कर लो, इंडियन डिप्स करते इंडियन डिप्स कर लो, प्राणायाम करते प्राणायाम कर लो। उतना कर लो तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। किसी भी जिम या किसी भी कोचर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। और डाइट? डाइट में रूटीन सिंपल डाइट रखना है, जैसे अपनी एक्टिविटी के हिसाब से डाइट रखना है। अभी जो मैं इससे पहले भी बोला था, अपनी डाइट कैसी होनी चाहिए बोला, तो जैसे अपना काम कितना है उसके हिसाब से काम लिमिटेड डाइट रखना है, लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखना है। उसने पैटर्न को समझते हुए अगर अपने वेट को अगर अपन पैरामीटर के हिसाब से वेट को अगर कंट्रोल रखते हैं तो हेल्थ इशू आने नहीं आएंगे, बीपी शुगर नहीं आती है। आराम से आदमी अच्छे से लाइफ जिया जा सकता है। इंटेक पे ध्यान रखना है बस का। बस जो अपन फूड कंज्यूम करते हैं उसको प्रॉपरली कंज्यूम करो, घर का कंज्यूम करो, तो कोई बीमारी नहीं आएगी। बस घर के फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहो, होटल के फूड से कंपेयर करते लेकिन हैं। होटल फर्मेंटेड फूड से, जंक फूड से अवॉइड करो, पनीर अवॉइड करो। आज पनीर भी प्रोटीन के नाम पे पनीर भी खिलाया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो पनीर भी नहीं खाना है, क्यों, क्योंकि मतलब हर चीज़ प्रोटीन के हिसाब से नहीं चलना है। पनीर क्यों नहीं खाना है, पाम पनीर के ऑयल का? बारे में अगर आप बोलते हो तो पहली बात तो यार मार्केट के अंदर, हिंदुस्तान में अंदर अगर आपको जेन्युइन पनीर मिलना ही मुश्किल है। फर्स्ट बात, मार्केट में जो मिल रहा है वो सोया पनीर मिल ढाई रहा सौ है। रुपये किलो ठीक पनीर। है। और सेकंड बात, जब पहली चीज पे बात करे थे अपन की दूध ही आजकल अच्छा मिलना मुश्किल है, तो फिर हम कहाँ पनीर से उम्मीद कर रहे हैं पनीर अच्छा रहेगा। रूट कॉज पे तो सोच लो ना पहले, उसके बाद में तो थिंक कर लो। और हम आज अब दूध का ही श्योरिटी नहीं ले रहे कि हम दूध अच्छा आ रहा नहीं आ रहा, और हम पनीर की यूनिट की कहाँ से बात करेंगे। दूध अच्छा नहीं तो 100% पनीर भी अच्छा नहीं है। तो ये एक बात। दूसरी बात, आज बोला जाता है कि पनीर खाने से प्रोटीन मिलता है, पनीर खाने से हेल्थ अच्छी रहती है, ये सब बोल रहे हैं। फिर मेरा सवाल है, मेरे को एक फेस्टिवल बता दो जिसमें पनीर का यूज होता है, फेस्टिवल की बात बताओ मेरे को। शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, शादियों में तो पनीर बन रहा है। कोई भी रिलीजियस फंक्शन बता दो कि भगवान को ये चढ़ता है तो। नहीं, पंचामृत उठा लो, पंचामृत में 5 नाम ले लो, उसके अंदर पनीर है तो। दूध, फिर या दही, तो पुराने घी, लोग बेवकूफ पानी। है, उन लोग पनीर को क्यों ऐड नहीं करें। दूसरी बात, जन्माष्टमी में फिर मक्खन यूज होता है, पनीर क्यों नहीं यूज होता है। या तो फिर ये सोच लो कृष्ण भगवान बेवकूफ थे। अरे, बात तो हुई ना, कृष्ण भगवान मक्खन बोलकर गए और आज के डाइटिशियन अपने को पनीर बोल रहे हैं। तो हम पनीर को पनीर डाइटिशियन को बड़ा माने या कृष्ण भगवान को बड़ा माने, कृष्ण ये अपने आप भगवान। से पूछो। सीधी सीधी बात है, हम पैरामीटर में क्यों ढूंढने निकले। मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं पनीर में प्रोटीन नहीं है बोलकर नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं पनीर में प्रोटीन है, लेकिन पनीर में हैवी टू डाइजेस्ट प्रोटीन है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके उतने लेवल की फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। आजकल मार्केट में अपन देखते हैं कि ओरिजिनल पनीर बहुत कम मिलता है और फेक पनीर मार्केट में ज्यादा है। और छोटी छोटी जो रोड साइड स्टॉल्स है उन पे 20 रुपए में पनीर पफ, 20 रुपए में पनीर फ्राइड राइस। तो पनीर ओरिजिनल है या फेक है, तो उसको फेक अपन पनीर कैसे है। मालूम करना चाहिए, फेक, मतलब? देखो वो तो लेबोरेटरी में पता करने की चीजें है, लेकिन मार्केट में अभी सोया पनीर ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि गाय का दूध और भैंस का दूध ही बरोबर नहीं आ रहा तो पनीर नहीं आने वाला, मैं यही बोल रहा हूँ। हम टेस्टिंग के लिए बैठे हैं, ओरिजिनल नहीं हो तो फिर आपको लैब में जाके बैठना पड़ता है, इसमें कितना प्रोटीन है, ये जेन्यून है नहीं। ये आदमी ऐसे देख के तो नहीं बता सकता, सभी जैसे व्हाइट कलर के ही दिखने वाले। मैं पहली बात तो, पनीर अगर ओरिजिनल भी मिल गए तो भी खाने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे पनीर अच्छा है खराब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पनीर ही जरूरत नहीं है बॉडी को, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जेन्यून की बात तो नहीं हो, डुप्लीकेट की तो बात देना अलग ही है। अगर मान लो आपको जेन्यून पनीर भी मिल रहा है तो भी मेरे हिसाब से नहीं खाकर आप अपन दूध पी लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पनीर हैवी टू डाइजेस्ट प्रोटीन। इसीलिए पुराने जमाने में जब दूध फट जाता था तो गाय भैंस को पनीर फट बना हुआ पनीर गाय भैंस को डाला जाता था। पनीर का जो प्रोटीन है वो एनिमल्स के काम का है, ह्यूमन बींग्स के काम का नहीं है। आज डॉक्टर भी खाओ बोल रहे, डाइटिशियन भी खाओ बोल रहे, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हम प्रोटीन के हिसाब से लाइफ को लेके नहीं चल सकते, हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम और कैपेसिटी के हिसाब से लाइफ को लेके चलना है। इसीलिए मैं जन्माष्टमी का नाम लिया, इसीलिए मैं पंचामृत का नाम लिया, फिर उसमें क्यों नहीं है पनीर। तो पुराने लोग बेवकूफ थे फिर, पुराने लोग तो पनीर कभी भी ऐड नहीं करें अपने कोई भी फूड में। आज चलो शादी, मारवाड़ी कास्ट की, हिंदू कास्ट की शादी बता देता हूँ, उसमें घी पिलाई देख सोचने को सुनने को मिलता है, पनीर पिलाई सुने कभी। नहीं।
चलो भगवान को चढ़ने में घी या हल्दी चढ़ती है, पनीर चढ़ा? नहीं। शिव जी के ऊपर घी चढ़ता है, पनीर चढ़ा कभी? दही चढ़ता है पनीर में। फिर पनीर कभी चढ़ा? तो फिर नहीं। शंकर भगवान बेवकूफ है? नहीं। ये इस अपन है। लॉजिक से सोचना है। हम लोग कैसे हो गए आजकल, गूगल पे आ गया प्रोटीन है, शुरू हो गए। अरे भाई प्रोटीन क्या दूध में नहीं है? फिर प्रोटीन क्या घी में नहीं है क्या? आ जाके वो पनीर के पीछे पड़े, अरे ओरिजिनल भी पनीर तो के नहीं आ पीछे रहा। लोग इसलिए भी पड़े हैं क्योंकि जो डाइटिशियन है वो बताते हैं कि अगर आप नॉनवेज नहीं कंज्यूम कर सकते तो नॉनवेज के उतना ही प्रोटीन पनीर में है। हाँ यार, तो इसलिए यहाँ पे बात नॉनवेज वेज की आती क्यों? जिसको जो पसंद है वो खाओ ना। जरूरी थोड़ी है कि नॉन नॉन वेज में जो प्रोटीन है वो वेज में नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दिया हूँ आपको। मैं क्या बोला हूँ, फिर डाइटिशियन हटाओ, मेरे को भी हटाओ आप, या तो फिर कृष्ण भगवान को बेवकूफ बनने की हिम्मत लाओ। फिर मैं बिल्कुल रेडी हूँ डाइटिशियन की सुनने को। जन्माष्टमी में मक्खन हटा के पनीर से स्टार्ट करो। पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मेरे सामने बात करो, बोला डिबेट करो, बोला डाइटिशियन को। मैं डिबेट करने को रेडी हूँ। आप जो बोलो उससे डिबेट करने को रेडी हूँ मैं। उतने लेवल का कॉन्फिडेंस है तो आप जिसको सामने बोलो मैं डिबेट करने को रेडी हूँ। आप जो डाइटिशियन के पास मेरे को बात कराना चाहते हैं, मैं बैठ के बात करने को रेडी हूँ। अब वो उनके तर्क रखे, मैं मेरे तर्क रखता हूँ। उनको, उन लोग प्रोटीन की भाषा बात करते हैं, मैं कैपेसिटी की, डाइजेशन की कैपेसिटी की बात करता हूँ। हर पर्सन का, ह्यूमन बींग का कैपेसिटी डाइजेशन का अलग अलग है। उसके ह्यूमन बींग के हिसाब से सोचो ना। सिर्फ पनीर को एक पकड़ लेने से हो गया, अरे आप वेजिटेरियन है, आपको पनीर खाना जरूरी है आपको। प्रोटीन तो प्रोटीन पनीर दालों में भी है, प्रोटीन वेजिटेबल्स में भी है ना बाबा। प्रोटीन का क्या यूज करोगे? आप कहाँ 1 किलोमीटर भागने वाले हो? नहीं खा के वापस चेयर पे बैठे। तो फिर फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, और हम पनीर के पीछे पड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी अगर नज़र से सोचे तो पनीर सबसे बड़ा जंक फूड है। किसी को मानना है मानो, किसी को नहीं मानना है मत मानो, मेरे को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आराम से खाओ, जिसको मुबारक उन्हों खाओ, डाइटिशियन की सुन के खाओ। मैं कोई डाइटिशियन के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन डाइटिशियन के पास आंसर देने को रेडी हूँ डाइटिशियनों को, कि आप अपनी तरफ से बताओ पनीर कैसे अच्छा, मैं मेरी तरफ से तो बता दिया हूँ कैसे खराब है। जो जेन्युइन पनीर और सोया पनीर में क्या डिफरेंस है? तो सोया पनीर बनाए कैसे जा सकता है? बनाने का तरीका तो मुझे भी पता नहीं है। वो लोग सोया मिल्क को ही, सोया से मिल्क निकालते हैं। सोया मिल्क को, सोयाबीन से। हाँ सोयाबीन का, सोया मिल्क का, सोयाबीन से नहीं बनता है। सोया मिल्क बनाते हैं, सोयाबीन से नहीं बनता है शायद वो। मुझे उतना डिटेल आइडिया नहीं है मेरे को। सोया मिल्क से दूध को फाड़ के सोया पनीर बनाया जाता है। अब सोया मिल्क कैसे बनता है ये थोड़ा मेरे को आइडिया कम है। तो वो आजकल मार्केट में सोया पनीर बिक रहा है। वो दिखने में सिर्फ सोया मिल्क भी मार्केट में बिक रहा है, सोया पनीर भी मार्केट में बिक रहा है। लेकिन वो मैं नहीं लेना के अगेंस्ट नहीं हूँ। आपको बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है पनीर खाने की। पनीर अगर आप एक्सेस खाने वाले हो तो फिर आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए भी रेडी रहना। वो भले जेन्यून पनीर रहने दो या सोया सोया पनीर पनीर। रहने दो। तो भले आप जो आप जैसे बोले 20 रुपए वाला भी मिल रहा है, कोई भी पनीर रहने दो। मैं लफ्ज़ पनीर के अगेंस्ट हूँ, और इसके पीछे आंसर भी दे दिया हूँ क्यों अगेंस्ट हूँ। और ये भी नहीं है कि पनीर मत खाओ, खाओ, फिर उसके पीछे एक्टिविटी भी उतनी करके बताओ। या तो जिम जाकर बताओ या वॉकिंग करके बताओ, एटलीस्ट उसको डाइजेस्ट तो कर लो। डाइजेस्ट नहीं करोगे, फिर खाली प्रोटीन के नाम पे खाओगे तो वो कोलेस्ट्रॉल में, हर प्रोटीन वाली चीज अगर उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुई तो वो कोलेस्ट्रॉल में ही कन्वर्ट होने वाली है। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। और आपकी कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना। डॉक्टर साहब आपसे बहुत ही अच्छा लगा पॉडकास्ट करके। लाइक नमस्कार। नमस्कार। लाइक शेयर एंड कमेंट टू द जोशी टॉक्स।